में एक सबने मैं जो लास्ट क्लास का टास्क दिया होगा तो जिसने करके आया उसने देखा होगा क्या लास्ट क्लास में उन्होंने ऐसे कुछ आर्टिकल लिखा। मान लो यही पेज को मैं लेके चलता हूँ, मैं ये जो पेज खोला हूं यहाँ पे इसी पेज को लेके चलता हूँ। इसी पेज की मैं बात करता हूँ। इस पेज पे देखो क्या है, ये भी एक कोई वेबसाइट है, कोई वेब पेज है। इस पे कुछ हेडिंग है, इस पे क्या है, कुछ हेडिंग है ये। इसके बाद ये हेडिंग मैंने मान ली, अभी सबको पता है कि हेडिंग किससे बनी हुई है, किससे बनी होगी ये हेडिंग से मुझे एक निकला था, एक कन्वेंशन और है। ये टैग्स तुम देखना, हमेशा मैंने क्या किया हुआ है, टैग्स को मैंने स्मॉल में लिखा है, टैग्स की नाम। कल क्या मैंने किसी स्टूडेंट का वर्क देख रहा था, उसने क्या किया था, इसको पूरा कैपिटल में लिखा हुआ था ऐसे। ये ऐसे भी वर्क कर जाएगी, बट क्या होगा, क्योंकि HTML क्या है तुम्हारा, स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज नहीं है। जैसे सी में स्ट्रिक्टली टाइप थी, सी क्या थी, स्ट्रिक्टली टाइप थी। अगर सबने सी पढ़ा होगा, वहां अगर हमें इंट बोला हुआ ऐसे लिखने तो हम ऐसे ही लिख सकते। हम अगर ऐसे इंट लिखते एरर मार देता। बट HTML हमारा स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज नहीं है यहाँ, या कह सकते हो तो ये कैपिटल स्मॉल सब ले लेगा। बट बाय कन्वेंशन क्या होता है, एक W3 अति होती है, W3C है, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्जर्वेटिव। वेब डेवलपमेंट के फील्ड में क्या होता है, वेब डेवलपमेंट के फील्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है W3C। सॉरी, W3C का मतलब कह सकते हो WWW, जो हम लोग सुनते हैं WWW और C, ये C, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड कंजर्वेटिज्म, वर्ल्ड वाइड वेब कंजर्वेटिव। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, पूरे वेब डेवलपमेंट के फील्ड में कौन सी क्या थी लैंग्वेज के अंदर क्या यूज होगी, क्या नहीं थी होगी, वो कन्वेंशन सेट करती है यही ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइड वेब। इसने एक कथी सेट करके रखा हुआ है कि जब भी HTML की टैग होगी वो हमेशा टोटली स्मॉल में होगी। तो बाय कन्वेंशन HTML की टैग्स हमेशा क्या होती है, स्मॉल में होती है। तुम कैपिटल लिखोगे काम कर जाएगा, बट वो सिंटैक्स गलत होगा तुम्हारा, और यहाँ सिंटैक्स एरर आता नहीं कभी। ये कथी, तो मैं उसकी, चलो एक छोटी सी पॉइंट थी, मुझे याद आ गई तो मैंने डिस्कस कर दिया। ऐसे बहुत सारी पॉइंट तुम लोग के वर्क से मुझे याद आती रहती है। तुम लोग के वर्क को देख करके बहुत सारी पॉइंट होती है कि हाँ ये पॉइंट छूट गई थी बताने, मैं बता देता हूँ। तो ये क्या था, हमारा एक हेडिंग टैग से बना हुआ था। और इसके बाद ये जो सारी लाइन्स है ये हमारी पैराग्राफ टैग से बनी हुई है। बट इसके बाद देखो एक इमेज है और फिर है ये। तो ऐसा क्या, ऐसा हम लोग भी करना चाहेंगे। अभी तुम लोगों ने पैराग्राफ लिख करके आया होगा, पैराग्राफ के बीच में तुम सोचे होगा, अरे इसी में चलो मैंने कॉलेज के बारे में लिखा है, एक कितना अच्छा रहता कि कॉलेज का मैं बीच में लोगो फोटो भी डाल सकता था, कॉलेज का लोगो भी डाल सकता था। तो ऐसी बहुत सारी होगी। तो ऐसा कैसे हम कर सकते हैं, कुछ तो होगा। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें फिर इमेज टैग पढ़ना पड़ेगा। इमेज टैग वो टैग है जो हमें क्या करता है, एक HTML डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करने में हेल्प करता है। वो टैग लिखा था कैसे, अभी मैंने डिस्कस किया था। चलो इसी में मैं यहाँ डालता हूँ, इसी में मैं इस HR के बाद ही चलो यहाँ डालता हूँ इमेज टैग, IMG इमेज। मैंने पहले बोला था कि ये क्लोजिंग टैग है नहीं, इसको मैं सेव करता हूँ। चलो देखता हूँ पेज पे कुछ चेंजेस हुई क्या, पेज पे इसके चलते, पेज पे इसके वजह से कुछ चेंजेस हुई है क्या। एक मिनट, ये कौन सी पेज मेरी खुल गई, बहुत सारे टैब्स खुली मेरे को। एक मिनट रुक जाओ, या इसको लोड मैं करता हूँ। ये कौन सी इमेज है, पहले इस इमेज को हटाने दो। देखो अभी इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुई, बट अब क्या होता है, क्योंकि इमेज टैग ऐसे है, अब ऐसे ये काम नहीं करेगा।
इमेज टैग के बाद हमको इसकी फंक्शनैलिटी इनहेंस करनी पड़ेगी, हमें बतानी पड़ेगी इमेज की सोर्स कि इमेज मेरा कहां पे है। उसके लिए हमें यूज करते हैं एसआरसी करके एक एट्रीब्यूट है। एसआरसी क्या है हमारी, कोई बता सकते हो? यहाँ पे एसआरसी क्या हो सकती है हमारी, करते हैं ना पाथ सेट करते हैं, तो वहां दो पाथ कन्वेंशन आता है। हमारा पाथ सिस्टम जो फाइल सिस्टम जो होता है वो दो पाथ को फॉलो करता है, एक एब्सोल्यूट पाथ होता है, एक रिलेटिव पाथ होता है। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, ट्रेसेस द पाथ फ्रॉम रूट डायरेक्टरी। मेरी जो रूट डायरेक्टरी होगी जहां पे वो फाइल होगी उस रूट डायरेक्टरी से वो पूरा स्टार्ट करके लेगा। एब्सोल्यूट पाथ ऑलवेज स्टार्ट बिगिंस विथ बैकस्लैश सिंबल। एब्सोल्यूट पाथ हमेशा क्या होगा, बैकस्लैश, क्योंकि बैकस्लैश मतलब ही होता है हमारा रूट। किसी भी फोल्डर का अगर हमको रूट डायरेक्टरी को शो करना है, मेरे मोबाइल में भी तुम अगर उस दिन मैं काम करवा रहा था टर्मैक्स पे तो याद होगा, तो बैकस्लैश स्टोरेज, क्योंकि मेरे मोबाइल का क्या था, मेरे मोबाइल के स्टोरेज की रूट डायरेक्टरी कौन थी, स्टोरेज, इसलिए बैकस्लैश स्टोरेज मैंने करवाया था। तो ये हमेशा रूट क्या होता है, बैकस्लैश से होता है। और रिलेटिव कहा क्या होगा, ट्रेसेस द पाथ फ्रॉम करंट डायरेक्टरी थ्रू इट पेरेंट और सब डायरेक्टरी। ये तुम्हारा नीचे से ऊपर जाएगा, ये तुम्हारी क्या होगी, नीचे से ऊपर जाएगी। तो अभी के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, एक कन्वेंशन याद रखना कि जब भी अगर इमेज के साथ वर्क करोगे तो तुम्हारा इमेज और एचटीएमएल का कोड एक फोल्डर में होना चाहिए। तुम्हारा इमेज और एचटीएमएल का फोल्डर जो होगा, सॉरी एचटीएमएल की जो फाइल होगी वो दोनों एक फोल्डर में रखना, तब तुम जाकर के इजिली इमेज को रिलोकेट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि तुम अगर अलग फोल्डर में रखोगे तो काम नहीं कर सकते हो, बट फिर वहां पे क्या होगा, तुमको सही तरीके से उसको मैपिंग करनी पड़ेगी, उसको सही तरीके से मैपिंग करनी पड़ेगी। जैसे अभी फॉर एग्जांपल देखो यहाँ क्या है हमारा, मेरा ये एचटीएमएल का फाइल है और ये एक इमेज है लोगो डॉट जेपीजी। मैं इसको डायरेक्ट क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इमेज सोर्स लोगो डॉट जेपीजी में डाला, मैं लोगो डॉट जेपीजी डाला और इसको लोड किया, देखो ये आ गई। अब कहोगे कि सर क्या ऐसा जोड़ी है कि हमेशा मैं इसी में डाल रख सकता हूँ, नहीं कोई जोड़ी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई और इमेज होगी, यहाँ पे कोई और भी इमेज होगी, देखो ये सारी भी इमेज है। हाँ एक चीज और ध्यान देना कि जब भी तुम HTML में डॉक्यूमेंट्स अपना कोई इमेज लगा रहे होगे तो हम जो नॉर्मली फोन वोन से फोटो लेते हैं या कहीं, उसकी इतनी बड़ी नाम होती है, तो इतनी बड़ी नाम को टाइप करना या इतनी बड़ी नाम को रखना बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी तुम HTML में कोई भी इमेज सब यूज करना, उसको क्या करना, तुम रीनेम कर देना हमेशा, उसमें छोटा से छोटा नाम देने की कोशिश करना, ताकि तुम उसको क्या कर सको, सोर्स के अंदर में तुम उसको डाल सको। देखो मैं इसका रीनेम करके, मैं इसका रीनेम करके छोटा सा नाम रख रहा हूं, जो भी ऐसे थी मैं। अब इस फोल्डर में है, ये फोल्डर कहाँ है मेरा, ये फोल्डर मेरी फाइल डेस्कटॉप पे है, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और मेरा फोटो जो हमको लगाना है वो कहाँ है, वो भी डेस्कटॉप पे है, बट एक टीचर्स नाम का फोल्डर है उसके अंदर है। मैं कैसे डालूंगा, तो मैं पहले इसको देखो, मैं पहले क्या करूंगा, बैक स्लैश, इस डॉट बैक स्लैश से मेरा करंट फोल्डर का था अभी, फिर उस फोल्डर की नाम टीचर्स, या सीधा ऐसे भी रख सकते हो टीचर्स स्लैश, अभी मैंने ये किया था, ओके देखो मैं सेव किया, देखो ये भी आ गई, ये हमारा डायरेक्ट टू डायरेक्ट, तो तुम कहीं भी रख सकते हो, बट तुम्हें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सही तरीके से उसको मैप करना पड़ेगा। अंतर क्या हुआ, अगर मेरा इमेज और मेरा HTML फाइल वो दोनों एक फोल्डर में था, तो मैंने डायरेक्ट अपना इमेज का नाम रखा, मैंने डायरेक्ट अपना इमेज का नाम रखा लोगो डॉट जेपीजी,
और ये मेरी इमेज क्या हुई, यहाँ पे आ गई। बट अब किसी को माइंड में हो सकता है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम HTML का फाइल एक अलग फोल्डर में रखे, एक HTML नाम का फोल्डर है वहां पे हम HTML की फाइल रखे, और एक मान लीजिए मेरी सर इमेज नाम की फोल्डर होगी, या बहुत सारे वेबसाइट पे हम देखते हैं सर एसएस नाम की फोल्डर रहती है, ASSESTS, एक एसएस नाम का फोल्डर होता है सर, उस फोल्डर में सारी इमेज रहती है, ये ASSESTS ऐसे करके एसएस नाम का फोल्डर होता है जिसमें सारा, तो वहां फिर मैं कैसे करूंगा, तो वहां हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, बस उस फोल्डर की नाम मुझे मेंशन करनी पड़ेगी, जो मैं सेकेंड केस में कर रहा था। और अगर तुम्हारा बाहर गया, और अगर बाहर गया, तो एक याद रखना कि किसी भी फोल्डर से बाहर निकलने के लिए तुम्हारा क्या पाथ होता है, डबल डॉट। मैंने ये तुम्हारा अति के टाइम में भी बताया था कि किसी भी अगर हमको डायरेक्टरी से बाहर निकलना है तो हम डबल डॉट का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी डेस्कटॉप पे हूँ, मैं डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट में हूँ, और मुझे इमेज कहाँ की यूज करनी है, मुझे इमेज यूज करनी है डाउनलोड्स की। डाउनलोड्स की मुझे कोई एक इमेज है, चलो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, एक किसी इमेज को रीनेम करके इसको शॉर्ट कर देता हूँ, इसको शॉर्ट कर देता हूँ, इस एक मिनट, पोस्टर .jpg। ओके, इस नाम से एक्चुअली पहले से है, ठीक है, चलो poster2.jpg आ गया, हम देख लेते तो पोस्टर है पोस्टर। और अब क्या है, मेरा ये वाला फाइल डेस्कटॉप पे है और वो वाला अथी डाउनलोड्स में है, यानी डायरेक्टरी ये अलग है। मैं कैसे करूंगा, पहले डबल डॉट्स मारूंगा, डबल डॉट से क्या होगा, मेरा पाथ अब शो करने लगेगा कि वो डेस्कटॉप के बाहर आ गया। अब डेस्कटॉप के बाहर आ गया, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डाउनलोड्स स्लैश, फिर मेरा मैंने लिखा था पोस्टर 2.jpg। एक्चुअली यहाँ गैप है नहीं, वो सटी ही हुई है। और देखो मैं इस पेज को लोड कर रहा हूं, ओके, चूंकि ये पाथ सही तरीके से सेट नहीं, इसलिए इसने क्या किया, हमारा ब्रोकन इमेज दिखा दिया, ये दिख रही है सभी को। तो अगर तुम्हारा पाथ सही से सेट नहीं होगा तो क्या होगा, तुम्हारा इमेज ब्रोकन आएगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं पाथ मेरा क्यों गलत हुआ। डबल डॉट डाउनलोड्स, चलो इतना डीप हम नहीं जाते हैं, इतनी अभी छोड़ देते हैं। ये दो समझ गए थे ना अब इससे पहले वाली, कि अगर मेरा ये मेरा थी इमेज और मेरी ये थी फाइल HTML की फाइल, वो दोनों एक ही जगह पे हो, मतलब एक ही थी डेस्कटॉप के अंदर, तो हम डायरेक्टली फाइल इमेज का नाम लिख दिए जैसे logo.jpg, लेकिन एक ही फोल्डर में हो, बट इमेज वाला फोल्डर क्या हो, एक अलग फोल्डर में हो, और HTML फाइल एक अलग फोल्डर में हो, तो वहां मैं इमेज का नाम लिखूंगा, बट साथ ही साथ पहले फोल्डर की नाम लिखूंगा। ये दोनों चीज सभी को समझ में आई? यस सर। इमेज टैग के केस में हम ये विथ और हाइट, हम इस इमेज की विथ, हमको इसको अगर स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, तो हम इसकी कुछ विथ और हाइट सर फिक्स करें। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन। क्या होता है, हम दो तरीके से वो काम कर सकते हैं इन केस ऑफ इमेज टैग, या तो हम विथ इसकी सेट कर सकते हैं, विथ इजकल टू, मान लो हम इसका विथ दे दिए 300 पिक्सल, ऐसे हाइट दे दिए इसकी कुछ, हाइट भी मान लो हम दे दिए 300 पिक्सल, ये काम कर सकते हैं। देखो, नहीं ये थोड़ा सा फट अति हो गया है, तो चलो इसकी हाइट थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं, 400 कर देते हैं, थोड़ा सा अति दबा हुआ लग रहा है, देखो बढ़िया है, ठीक है।
अभी हम और आगे देखेंगे चीजें, अभी चीजें हम और आगे देखेंगे। अभी तक ठीक है, डन है। अब इमेज टैग हमारा क्या, देखो इनलाइन टैग है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने इनलाइन टैग है, इसने क्या किया, अपने बगल में पूरा गैप बना दिया। भले यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है इसके बगल में, लेकिन इसने सारे कंटेंट को नीचे फेंक दिया। इसने माय नेम इज जो था ये लिखा हुआ, इसने इसको ये, तो यही था, यही एग्जांपल मैंने जो इनलाइन टैग पढ़ा रहा था तो बता रहा था कि इनलाइन टैग वो टैग होती है जो क्या करती है, पूरे लाइन को कवर अप करती है जिस लाइन में तुम। बट इसकी हम प्रॉपर्टी अभी आगे देखेंगे कि इसकी उस प्रॉपर्टी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं कि मेरा ये इमेज यहाँ है और इसके बगल से ये कंटेंट रहे। आगे हम वो चीजें देखेंगे। ठीक है, यहां तक डन है। अब हमारा क्या करते हैं, हम यहां से हम इस विड्थ और हाइट को चाहे तो हम इस विड्थ और हाइट को सीएसएस के थ्रू भी रख सकते हैं। तो सीएसएस पार्ट में आज हम क्या देखते हैं, लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था टैग सेलेक्टर, यही ना देखा था हम लोगों। यस सर। आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर का यूज करके हम इस इमेज टैग को स्टाइल कैसे कर सकते हैं। इस आईडी टैग का यूज करके मैं इस इमेज टैग, तो आईडी टैग का यूज करने के, सेलेक्टर का यूज करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस इमेज टैग को कुछ आईडी देनी पड़ेगी। तो आईडी कैसे देंगे, इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट आती है आईडी नाम से, एक आईडी नाम से एट्रीब्यूट होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी HTML के एलिमेंट को कुछ आईडी दे सकते हैं। अब इसमें मैंने आईडी दे दिया पिक, मैंने इसको आईडी दे दिया पिक, आईडी सेलेक्ट, इसको मैंने अपने इमेज टैग को आईडी दे दिया पिक। अब बोलोगे कि सर क्यों देना आईडी, हम तो जब टैग से, तो पर्पस ये होता है कि जब हम इमेज के साथ टैग सेलेक्टर के साथ काम कर रहे थे, तो चीज क्या था कि टैग सेलेक्टर तो ठीक है, बट मान लो फॉर एग्जांपल अभी मैंने इमेज टैग के साथ काम करके इस पे लगा दिया, मैंने इमेज टैग के साथ काम किया और IMG पे मैंने कुछ प्रॉपर्टी लगा दी। तो अब क्या होगा, मान लो अभी तो एक ही इमेज टैग है तो काम हो जाएगा, बट मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे हमारी एक और इमेज टैग आ जाए, हमारी एक और इमेज टैग आ जाए, यानी 2 इमेज टैग आ जाए, या ऐसे ही एक से ज्यादा हमारी कोई सेम टाइप की टैग हो, चाहे वो P टैग हो, H टैग हो, या कोई भी टैग हो, वो एक से ज्यादा हो, और मैं चाह रहा हूं किसी एक ही टैग पे मुझे लगानी है, मुझे पहले वाले जो लाइन नंबर 9 में इमेज टैग है इसी पे मुझे स्टाइलिंग करनी है, मुझे लाइन नंबर 10 वाले इमेज टैग पे स्टाइलिंग नहीं करनी। तो अब तो मेरे पास दुविधा है, क्योंकि हम टैग सेलेक्टर का यूज करेंगे तो मेरा दोनों पे लग जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास फिर हम टैग सेलेक्टर को यहाँ पे, हमारा टैग सेलेक्टर यहाँ पे नहीं काम करता, या वहां पे इसकी डिसएडवांटेज निकल जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमको जिस पे यूज करना है उस पे हम आईडी दे दिए। इस पे मैंने आईडी नहीं दिया, देखो इस पे ये प्रॉपर्टी नहीं काम करेगी, ऊपर वाले पे काम करेगी। चलो इसको मैं, इस इमेज को मैं चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से पता चले। इस पे मैं logo.jpg रखता हूँ इस इमेज, और इसकी भी मैं क्या करता हूँ, विथ को सेट, चलो दोनों की विथ पहले मैं सेट कर लेता हूँ। विथ, इसकी विथ मैं यहीं से सेट करता हूँ 300 पिक्सल, हाइट, सर CSS से करते हैं उसको। हाँ वो ऊपर वाले को करेंगे हम, ये लाइन नंबर 9 में जो है ना उसको हम CSS से कर लेंगे, ये वाले को समझ में आ रही है, ये नरेंद्र वाले को ना हम CSS से कर लेंगे। इसके लिए देख रहे हैं इसमें हम कुछ नहीं लिखे, हम डिफरेंस दिखा रहे हैं कि वो चीज। अब देखो इमेज टैग पे हम यहाँ पे जब अगर हमने किसी HTML एलिमेंट को आईडी दे दी, तो अब हम आईडी के लिए सेलेक्टर क्या होगा, हैश। हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते हैं पिक, नहीं समझेगा मेरा। तो अगर जब ने हमने किसी को आईडी दिया है तो आईडी के लिए सेलेक्टर होती है हैश, हम हैज पिक लिखेंगे। अब जैसे हैज पिक लिखे, मेरे CSS को पता चल गया कि पिक नाम की जो आईडी उस पे ये स्टाइलिंग लगानी, जो पिक नाम की आईडी है उस पे स्टाइलिंग है। अब इस पे हम क्या करेंगे, विथ लगाएंगे। हम विथ यहां से भी लगा सकते हैं, देखो विथ जो हमारा था 300 पिक्सल
सेमीकोलन हाइट 400 पिक्सल। इसको हम कर्ली ब्रैसेस को बंद किए। देखो देखो ये दोनों आ गई, ठीक है। ये भी अपने स्टाइल में है क्योंकि इसकी, जबकि इसकी स्टाइलिंग मैं कहां से किया हूं, यहां से किया। अब देखो यही मैं हैज हटा देता हूं, देखो सिर्फ मैं पिक लिखता हूं, देखो क्या होगा। मेरा वो प्रॉपर्टी काम ही नहीं किया। मैंने जो पिक पे विथ और हाइट लगाया था वो प्रॉपर्टी मेरी काम ही नहीं की क्योंकि मैंने यहाँ पे हैज मिस किया है और बिना हैज के हमारा सेलेक्टर काम नहीं कर रहा है। तो आईडी सेलेक्टर के लिए हमें आईडी का जो भी नाम है उसके साथ हैज देना पड़ता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? डाउट किसी को यहां तक? सर ये इमेज टैग दोनों एक साथ कैसे आ गया? नीचे आना चाहिए था ना वो। नहीं नहीं नहीं, वो आ जाता है। इमेज टैग इमेज टैग तो एक पूरा फॉर्मेट वो नहीं आई है, मे बी हो सकता है थी में नहीं वो चीज है। सर, वो तो बिना लेआउट का मेरे को समझ में नहीं आया वो। क्या ये चीज एक साथ कैसे आ गया? यस सर, एक ही जगह पे नीचे आना चाहिए था इसको। ये तो एक टैग लेता है पूरा ना, इमेज टैग। लेता है, लेकिन हमने इसको क्यों क्या किया, इसके विथ और हाइट को सेट कर दिया ना। नॉर्मल केस में लेता है, जब अगर हम इसका विथ और हाइट को इसने हमने हमने इसकी विथ को सेट कर दी ना। ये पहले वाले जो इमेज थी ये नॉर्मल केस में पूरे अति को ले रहा था, स्क्रीन को, बट हमने इसके अति को क्या कर दिया, हम इसको बोल दिया कि अब आपको पूरे विथ सेट करने का मतलब क्या हो गया कि अब आपको इसको पूरे स्क्रीन पे नहीं लेना है, सिर्फ इतना ही दूर में लेना है। ये 300 पिक्सल में ही आपको लेना है। समझ रहे हो? सर तो वो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये जो एक टैग होता है इमेज टैग, तो जैसे H1 H2 होता है तो अपने नीचे लाइन पे लेता है ना, एक ही लाइन देखो में दोनों एक साथ। देखो तो वो मतलब ऐसे फिर लेआउट का तो बिना यूज किए हुए हम कम कर लिए हैं। देखो अब क्या लेआउट का नहीं, तो वो इमेज के केस में हो सकता है। इमेज के केस में अगर दो इमेज टैग एक साथ है ना तो हो सकती है वो चीज। यस सर। इमेज टैग अगर दो दो अगर सेम टाइप की टैग है तो ये काम हो सकती है। इमेज ये थोड़ी एक्सेप्शन है, कुछ कुछ कहीं कहीं एक्सेप्शन होती है ना। तो इमेज टैग के साथ एक्सेप्शन है कि वो बाकी सारे टैग को फेंक देगा नीचे, बट अगर इमेज टैग ही दूसरा इमेज टैग होगा तो उसको साथ में ले लेगा। क्लियर हो रहा है? और लिया भी है तो देखो यस सर। और लिया भी है तो कहां से लिया है, एंड से लिया है। अगर स्टार्टिंग से यस लेता, सर, नीचे से। हाँ स्टार्टिंग से लेता तो यहां से रहता, ऊपर से रहता। इसने नीचे से लिया है इसको। तो ये एक एक्सेप्शन है कि इमेज टैग अगर दो इमेज टैग एक साथ है तो वो दोनों एक लाइन में जा सकते हैं। जबकि अगर इमेज टैग के अलावा एक इमेज टैग के साथ अगर दूसरा कोई दूसरा टैग है, कि टेक्स्ट टैग हो गई, हेडिंग टैग हो गई, तो वो हमेशा इमेज के नीचे जाएगी। बट अगर दो इमेज टैग एक साथ है वो दोनों एक लाइन में आ जाएगी। क्लियर है? सर हमको अगर हमको दूसरा इमेज को उसके कॉर्नर पे लगाना है तो फिर उसके कॉर्नर पे कैसे ले जाएंगे? इसके कॉर्नर पे हम कहे थे ना, उसके लिए एक काम करते, पहले हम एक एक इमेज को हटा देते हैं, बेटर हमें समझ में आएगा। हम एक इमेज के साथ वर्क करते हैं। अब हमारा क्या है कि जैसे इसकी क्वेश्चन थी कि सर हमको ये इमेज तो लेफ्ट में है, हमको इसको सर राइट में ले जानी। तो इमेज को अगर कहीं भी मूव करना है उसके लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट। फ्लोट एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट, और इस फ्लोट प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, लेफ्ट, जो अभी था हमारा। तो इसको हमने फ्लोट राइट लगाया। देखो ये इमेज के साथ है, इमेज हमारा राइट में चला गया और टेक्स्ट देखो उसके बगल में आ गया, आ गया। यस सर। हाँ, और अगर तुम्हारा अगर सर सेंटर में करना रहता तो वहाँ पे सेंटर दे देते तो हो जाता ना सर। हाँ
फ्लोट सेंटर शायद काम करता है कि नहीं, शायद फ्लोट सेंटर प्रॉपर्टी वैल्यू होती है कि नहीं, चलो देख लेते हैं। फ्लोट सेंटर होती है कि नहीं देख लेते हैं। नहीं, फ्लोट सेंटर नहीं होती है, एक्चुअली फ्लोट की दो ही वैल्यू होती है, राइट लेफ्ट। अब अगर फ्लोट हमने इसको लेफ्ट रखा तो क्या होगा, देखो फ्लोट लेफ्ट रखा तो ये लेफ्ट में पुश हो जाएगा और टेक्स्ट देखो बीच में चले आया। ठीक है, अगर हमने कुछ नहीं लगाया था तो ये थी, इसने क्या किया था, इस इमेज टैग ने टेक्स्ट को नीचे फेंक दिया था। अगर वही इमेज पे हमने फ्लोट लेफ्ट लगा दिया तो इसने इमेज फ्लोट लेफ्ट ने क्या किया, इमेज को लेफ्ट के साइज पुश कर दिया और उसके बाद जो भी हम अब कंटेंट उसके नीचे की होगी वो इसके राइट में आती जाएगी। और वही अगर हमने फ्लोट राइट किया तो उसने क्या किया, इमेज को राइट में पुश कर दिया और जो भी कंटेंट थी वो उसके लेफ्ट में आ जाएगी। तो ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, अभी तुमने पैराग्राफ पढ़ा तो पैराग्राफ में अगर तुम चाह रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो कि मेरा एक इमेज हो और इमेज के बगल में उसके बारे में, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके तुम ऐसा काम कर सकते हो कि यहाँ मैं, जैसे मान लो यहाँ पे इनकी इमेज है और इमेज के बगल में इनके बारे में मुझे लिखना है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ऐसे मान लो किसी ने यहाँ कॉलेज का चीज लगाया तो दिमाग में एक ये भी हो सकता है कि नहीं कॉलेज का ऊपर में हम बड़ा सा रखते हैं और नीचे में रखते हैं, और किसी का दिमाग में ये भी आ सकता है कि अरे नहीं कॉलेज का क्या करते हैं, एक साइड में लेफ्ट या राइट में कहीं पे एक फोटो रखते हैं और बगल में कॉलेज के बारे में लिखते हैं। तो लेफ्ट या राइट में अगर तुम्हें रखना है तो तुम्हें वहां पे ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी कि फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट। क्लियर है, समझ में आया? यस सर। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा देखो एक प्रॉपर्टी, अब हम इस पे बॉर्डर लगा सकते हैं। देखो अति में हम थोड़ा सा क्लास 5 मिनट में भी एक्सटेंड करेंगे थोड़ी सी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा क्लास का ये हुआ था क्या, उठूंगा कुछ कुछ और प्रॉपर्टी। अब और क्या कर सकते हैं, हम इस पे बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर के लिए देखो होता क्या है हमारा, ये यहाँ पे बताना है, बॉर्डर का 2-3 चीज होता है। एक होता है कि बॉर्डर साइज, मान लो बॉर्डर साइज मैंने देखो यहाँ 2 पिक्सल लगाया, ठीक है, बॉर्डर साइज 2 पिक्सल लगाया। देखो इसके पीछे बॉर्डर लग गई होगी बट अभी इसकी क्यों बोलोगे क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि उसकी हमने कुछ कलर सेट नहीं किए। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर कलर सेट करूं, मान लो मैंने रेड दिया, मैंने बॉर्डर रेड दिया, अभी भी ये काम नहीं किया। एक और तब हम यहाँ पे देंगे बॉर्डर टाइप, बॉर्डर टाइप इस पे मैं सॉलिड लिखता हूँ एक, ये आगे हम लोग देखेंगे। अभी देखो इसकी इन सब की हम देखेंगे क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अभी भी ये काम नहीं की, ये एक्चुअली अलग अलग है, नहीं काम कर रहा है जो भी है। 1 मिनट, तो इसका क्या होता है, ये ऐसे अगर 2-3 चीज है, बॉर्डर साइज है, बॉर्डर टाइप है, बॉर्डर कलर है, इनको कंबाइन करके क्या मैं एक जगह ऐसा कुछ हो, कितना बेटर रहता कि एक ही कोई अति तय रहता जहां पे मैं इन तीनों को प्रॉपर्टी को कंबाइन करके लिख पाता। तो बॉर्डर की फॉर बॉर्डर एक हमारा शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है। शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या होता है कि हम इतना अलग अलग बॉर्डर साइज, बॉर्डर टाइप, बॉर्डर कलर ना लिख करके हम सीधे लिखते हैं बॉर्डर, और सबसे पहले बॉर्डर की साइज 1 पिक्सल, फिर स्पेस, सिंगल स्पेस, फिर बॉर्डर टाइप मेरा सॉलिड, और फिर रेड। ये एक हमने शॉर्ट हैंड नोटेशन हो गया। ये शॉर्ट हैंड नोटेशन तीन तुम्हारे बॉर्डर के 3 प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है। पहला बॉर्डर साइज, दूसरा बॉर्डर टाइप एंड तीसरा बॉर्डर कलर। इन तीनों को कंबाइन करके इसने क्या कर दिया, एक जगह रखा। और देखो मैं इसका आप देखता हूं, देखो हमारे पे कुछ बॉर्डर दिख रही है। चलो और हम इसकी साइज बढ़ा देते हैं, 1 से 10 कर देते हैं। आ गया बॉर्डर मेरे पे। तो जितनी तुम साइज बढ़ाओगे, इसकी पहले वाले की अगर हम 100 रखते हैं तो 100 इसका साइज हो जाएगा।
देखो, तो जितनी साइज तुम बढ़ा रहे उतनी है, ठीक है। कलर मान लो चेंज करना है रेड के अलावा हमको, यहाँ पे तुम हैज अच्छी वैसे भी लिख सकते हो हैश करके, जो हम लोग आरजीबी कलर सेट कल पढ़े थे। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन कलर पिकर को मैं देखता हूँ, जो मैंने कल बताया था कलर पिकर। यहाँ से मैं कोई एक कलर उठाता हूँ, चलो यही कलर है, इसी कलर का मैं हेक्साडेसिमल उठाता हूँ। मैं रेड के जगह पे मैं इसको रख रहा हूँ हैज। देखो ये भी कलर लग गई। तो ऐसे करके हम बॉर्डर को किसी भी बॉर्डर पे सेट कर सकते हैं। आप बोलोगे सर बॉर्डर का ये सॉलिड का क्या का है, तो बॉर्डर एक्चुअली बॉर्डर टाइप बहुत सारी टाइप होती है, बॉर्डर की हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होती है। देखो 6 या 7 टाइप की बॉर्डर होती है हमारे CSS में। बॉर्डर टाइप इन CSS, सॉरी बॉर्डर टाइप नहीं होती है, बॉर्डर स्टाइल होती है, इसलिए हमारी बॉर्डर। अब इसकी देखो अलग अलग होती है, क्या होती है, डॉटेड होती है। देखो वैल्यू इसकी बॉर्डर अच्छी की स्टाइल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखो इतनी सारी बॉर्डर होती है, हिडन, डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, जो हम लोग सॉलिड यूज किए थे अभी, डबल, ग्रूव, रेज्ड, इनसेट, आउटसेट, इनिशियल तो कुछ नहीं है। अब जैसे डॉटेड को देखो, डॉटेड बॉर्डर है, तो यहाँ पे मैं सॉलिड की जगह पे क्या कर रहा हूँ, डॉटेड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 10 पिक्सल रख रहा हूँ, और सॉलिड बॉर्डर की जगह पे मैंने बोला मुझे डॉटेड बॉर्डर चाहिए, मैं सॉलिड नहीं रख करके मुझे डॉटेड बॉर्डर है। तो देखो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, देखो आ गई डॉटेड बॉर्डर। हालांकि बॉर्डर को हम कर्व कन्वर्ट कर दे, इसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस। यहाँ बॉर्डर की रेडियस सेट कर देते हैं। इसका वैल्यू या तो तुम पिक्सल में ले सकते हो या तो परसेंट में ले सकते हो। चलो हम पिक्सल में लेते हैं पहले, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, और 10 पिक्सल लेकर के हम इसका देखो क्या करते हैं। देखो थोड़ा सा कर्व दिख रहा है क्या, यस सर। पहले से अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अब किसी के दिमाग में होगा सर सेंटर थी, अगर एक हमको सर्कुलर बॉर्डर बनाना है, तो सर्कुलर बॉर्डर क्या कर सकते हो तुम, इसकी प्रॉपर्टी मैंने अभी बताया था कि बॉर्डर रेडियस को हम या तो पिक्सल में सेट कर सकते हैं या तो परसेंटेज में। तो तुम 50% देखो सेट कर दो बॉर्डर रेडियस को, और देखो क्या होता है। ये चूंकि इमेज बड़ी थी इस कारण ये पूरा सर्कुलर नहीं गया। मैं इसको अगर इस इमेज को अगर मैं छोटा करूं तो ये तुम्हारा धीरे धीरे सर्कल ले लेगा पूरा। ये सर्कल ही है, 50% पे सर्कल बन जाती है, बट ये चूंकि इमेज बड़ी थी, देखो दिख रही है सर्कुलर बनी। अब हेलो, अगर तुम्हें इसी पे सिर्फ राइट से लेनी है तो राइट लगाओ, तो ये सिर्फ राइट से मार्जिन लेगा। तो ऐसे या तो एक किसी स्पेसिफिक साइड से मार्जिन ले सकते हो, और नहीं अगर तुमको सारे साइड से मार्जिन लेनी है तो सीधे मार्जिन लगा दो। अगर टॉप से लेनी है मार्जिन टॉप डैश टॉप, ठीक है। कोई और डाउट किसी को? अगर तुम अथी टास्क को एक ही रिपोजिटरी में पुश कर रहे हो और एक ही फोल्डर से पुश कर रहे हो, अपने लैपटॉप या मोबाइल के एक ही फोल्डर से पुश कर रहे हो, एक ही रिपोजिटरी में पुश कर रहे हो, तो तुम्हें ना डेली ना तो तुम्हें गिट इनिट करना पड़ेगा, ना तुम्हें गिट पुल करना पड़ेगा। गिट इनिट क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा वहां पे पहले से गिट की लोकल रिपोजिटरी क्रिएटेड है, जो तुमने लास्ट टाइम क्रिएट किया। ना तुम्हें गिट पुल करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा सेंट्रल रिपोजिटरी पहले से अपडेटेड है। तुम्हारा लोकल रिपोजिटरी सेंट्रल रिपोजिटरी से पहले अपडेटेड है, पुल भी नहीं करना पड़ेगा। ना तुम्हें गिट ब्रांच मेन करना पड़ेगा,
क्योंकि तुम्हारा पहले से तुम्हारी रिपोजिटरी में पहले से मेन ब्रांच सेट है और ना तुम्हें गिट चेक आउट मेन करना पड़ेगा। ये 4 कमांड अगर तुमने गिटहब पे एक ही रिपोजिटरी बनाई है और अगर तुम्हारे लैपटॉप में एक ही रिपोजिटरी एक ही फोल्डर है, ये 4 प्रोसेस तुम्हें रोज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 4 प्रोसेस सिर्फ तब करनी पड़ती है जब हम कोई रिपोजिटरी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। जब हम सेंट्रल रिपोजिटरी और लोकल रिपोजिटरी को फर्स्ट टाइम बना रहे होते हैं तब हमें ये प्रोसेस करनी पड़ती है। अब अगर मैंने एक बार बना लिया है तो मुझे हर दिन क्या करनी है, अपने लोकल फाइल के अंदर में, लोकल फोल्डर के अंदर में मुझे सिर्फ जो भी फाइल नई फाइल क्रिएट करनी है वो नई फाइल क्रिएट करिए, या ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल में हम कुछ चेंजेस किए, जैसे मेरी index.html पहले से क्रिएटेड है, मैंने इसमें आज कुछ चेंजेस किया, तो या तो मैं ये चेंजेस करूं या तो कोई नई फाइल क्रिएट करूं, वो काम करनी है। सारा काम करने के बाद मुझे सिर्फ 3 कमांड रन करनी है, गिट एड डॉट ही कर लो तुम, सारा फाइल हो जाएगा। फिर गिट एड डॉट, फिर गिट कमिट एम, गिट कमिट एम। अब यहाँ पे तुम कुछ अच्छा मैसेज दो, जैसे मैंने आज ये किया, तो मैं मैसेज दे रहा हूं कि एडेड इमेज इन HTML। मैंने आज क्या किया, अपने HTML में इमेज को ऐड किया, गिट की कमिट मैसेज दे दिए, और अब मुझे सिर्फ क्या करना है, गेट पोस्ट, मुझे सिर्फ गेट पोस्ट मारना है। ये लैपटॉप वाले, मोबाइल वाले, टर्मैक्स वाले क्या करेंगे, टर्मैक्स वाले को गिट, उनको पता है कि उनको टर्मैक्स को लिंक करना पड़ेगा थी से, तो वो क्या करेंगे, गिट @ वो जो है वो कोड को तुम लोग रन, याद रखना तुम्हारा इसलिए पुश नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले अपने थी को टर्मैक्स को हर बार पुश करने से पहले टर्मैक्स को कनेक्ट करना पड़ेगा थी SSH के थ्रू गिटहब से। git @github.com जो तुमने ये फर्स्ट टाइम किया था, ये हर बार तुमको रन करना पड़ेगा, ये हर बार तुम्हें रन करनी पड़ेगी git @github। तो तुम क्या करोगे, मोबाइल वाले, लैपटॉप वाले को मैं बता दिया कि हर बार तुम नया फाइल क्रिएट कर रहे हो या एग्जिस्टिंग फाइल में चेंजेस कर रहे हो पर डे मान लो, उसके बाद तुम्हें ये सिर्फ 3 कमांड रन करनी है। मोबाइल वाले क्या करेंगे, सारा वो वही काम करेंगे, वो या तो एग्जिस्टिंग फाइल या ऑलरेडी या तो न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और ऐड करने से पहले वो क्या करेंगे, अपने टर्मैक्स को पहले इस कमांड को रन करके अपने टर्मैक्स को पहले गिटहब से कनेक्ट कर लेंगे, देन आफ्टर वो ये सारी कमांड को रन करेंगे। क्लियर है, क्लियर हुआ सभी को, करना क्या तुम्हें,